सभी लोग 77 क्वेश्चन देखें। शुष्क सेल का ईएमएफ लगभग होता है, जो आप लोग शुष्क सेल यूज करते हैं, ठीक, उसका उनने ईएमएफ पूछा है, तो बताएं कितना होता है। 1.5 वोल्ट के लगभग होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट के। और यदि वो लेड एसिड सेल का पूछेंगे तो कितना होता है? लेड एसिड सेल का उसका भी सेल नहीं होता है 1.5 वोल्ट का। ठीक, तो 77 का डी ये किसका है? शुष्क सेल का। ठीक, लेड एसिड का 1.5 वोल्ट नहीं होता, बिल्कुल गलत है। ठीक, 2 वोल्ट होता है लोड की स्थिति में, लोड की। ठीक, और नो लोड की स्थिति में होता है 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट नो लोड पर। ठीक, जब लोड नहीं जुड़ा हो। ठीक, जब लोड जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है? 2 वोल्ट। ठीक, यदि कहीं एम्पियर पूछ लें तो लगभग बता देना। एम्पियर भी एक सेल कितना देता है? 2 एम्पियर देता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लेड एसिड की। किसकी? लेड एसिड सेल की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 78 क्वेश्चन पढ़े। घरेलू वायरिंग और छोटे इकाइयों में निम्नलिखित का प्रयोग सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो हमारी घरेलू वायरिंग है उसमें हम अपने घर की वायरिंग की सेफ्टी के लिए कौन सा डिवाइस लगाते हैं? एमसीबी मिनिएचर सर्किट। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एमसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा? एमसीबी, ए नंबर का। ठीक, एमसीबी तो सभी लोगों ने अपने अपने घर में देखी होगी, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 79। नॉन सिलिएंट पोल प्रकार का सिंक्रोनस जनरेटर इससे चलता है। हाँ, ठीक, वह कह रहे हैं कि जो नॉन सैलिएंट पोल प्रकार का सिंक्रोनस जनरेटर है वह किससे चलता है? वह चलता है भाप इंजन से। किससे चलता है? भाप इंजन से। ठीक है, पहली बात समझ में। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो खपत हुई विद्युत की मात्रा क्या है? ठीक, यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो खपत हुई विद्युत की मात्रा क्या होगी? ठीक, तो आप क्या करेंगे? 100 में 10 का गुणा कर देंगे। ठीक, जो कितना आ जाएगा? 1000 वाट। ठीक, और 1000 वाट को हम क्या लिखते हैं? 1 kWh या 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की वो खपत करेगा। यदि वो आपसे पूछता है कि टोटल वाट कितना हुआ है तो आप बताते 1000 वाट, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उसने खपत कितनी की, तो वो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 81। ए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग यहाँ स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आपने डीसी मोटर के विभिन्न स्टार्टर देखे हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ठीक, अब इनने किसके बारे में पूछा है? इनने पूछा है 3 पॉइंट के बारे में। ठीक, तो जो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर है उसका यूज हम शंट मोटर और सीरीज मोटर को चलाने के लिए करते हैं। इसमें ध्यान रखना, इनने 3 पॉइंट पूछा है, हम 3 और 4 दोनों का बता रहे हैं। ठीक, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट का यूज करते हैं शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, बी और सी। यदि अगले पेपर में यदि वो आपसे पूछता है कि हम 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज कौन सी मोटर के लिए करते हैं, ठीक, तो वह मात्र एक मोटर को चलाने के लिए होता है और वह होती है सीरीज मोटर। कौन सी मोटर? सीरीज मोटर। 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक, 2 पॉइंट स्टार्टर का यदि वह पूछता है तो आप बताएंगे हम सीरीज मोटर के लिए करते हैं। ठीक, लेकिन 81 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, शंट एवं कंपाउंड। क्यों? इसमें 3 पॉइंट का पूछा है, 4 पॉइंट का पूछता तब भी यही आंसर होता। अगला पढ़े। ओवरलोड रिलीज मोटर को इससे बचाता है। हाँ, हम यही भी बोल दें कि मान के चलो कोई ओवरलोड रिले है, ठीक, वह मोटर को किससे बचाएगी? ओवरलोड से बचाएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अति
अति भार या ओवरलोड से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला DOL में फ्यूज इससे सुरक्षा देने के लिए दिए जाते हैं। हाँ, पहले DOL का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है, बताएं कोई भी। DOL यह एक स्टार्टर का प्रकार है जो एसी मोटर में उपयोग होता है। DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। यह 3 HP से 5 HP तक एसी मोटर को चलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि DOL में फ्यूज इससे सुरक्षा देने के लिए, देखो फ्यूज तो तुम कहीं भी लगाओ वो तो एक ही चीज से सुरक्षा देगा, वो है शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, ठीक, और फाल्ट करंट, इनसे ही सुरक्षा देगा। आई बात समझ में? ठीक, तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा। ठीक है, 83 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। फिल्टर उपयोग किया जाता है कन्वर्टर करने के लिए। फिल्टर उपयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। बताएं फिल्टर काहे के लिए यूज करते हैं हम? पल्सेटिंग एसी संकेत को एक शुद्ध एसी संकेत में बदलने के लिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है डीसी नहीं दिया है। यदि क्वेश्चन में डीसी दिया होता है कि डीसी में फिल्टर क्यों उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लगाते, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए, लेकिन उन्होंने दिया है फिल्टर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्सेटिंग एसी संकेत को शुद्ध एसी संकेत में बदलने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, फिल्टर दोनों में होते हैं, एसी में भी होते हैं, डीसी में भी, लेकिन डीसी का फिल्टर आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन में डीसी को मेंशन किया जाए। अगला, बिजली के हीटर बने होते हैं। हाँ, जो बिजली के हीटर होते हैं जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं, वह किसके बने होते हैं? पीतल। ठीक, वह क्रोमाइट लोहे और पीतल दोनों के बने होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रत्येक लीड अमल सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि, ठीक, वो लीड अम्ल सेल नहीं है, वो लेड एसिड सेल है। ठीक है, और उसमें उन्होंने दिया है कि जो ऊपर जो उसमें प्लग रहता है उसमें निकास प्लग रहता है, तो वह क्यों होता है? ठीक, तो वह होता है जब जरूरी हो तो जल या इलेक्ट्रोलाइट को डाल सके, चार्जिंग के दौरान गैस का बचना हो सके, बचना मतलब बाहर निकलना हो सके, इलेक्ट्रोलाइट स्टार की जांच कर सके। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लेड एसिड सेल में क्या लगाते हैं? निकास प्लग लगाते हैं। ठीक, निकास प्लग आया समझ में? जो अपनी इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, उसमें जो कैप लगा होता है, ठीक, वो एक अजीब प्रकार का होता है जिसमें होल होता है, फिर एक डंडी लगी होती है, ठीक, तो उसको खोलते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका 86 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अब 87 देखें। फ्यूज तार सर्किट में जुड़ा होता है। हाँ, जो फ्यूज वायर है या फ्यूज तार है वो सर्किट में कौन से क्रम में जुड़ा होता है? हम पहले भी बता चुके हैं कि जो स्विच और फ्यूज दोनों हमारे किस में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, पढ़ें। अर्थ वायर का अनुमत न्यूनतम आकार क्या है? हाँ, इनने आपको अर्थ वायर का न्यूनतम आकार अनुमानित, ठीक, अनुमत नहीं है वो, अनुमानित न्यूनतम आकार क्या है? तो अपन भी जानते हैं कि अपन 14 SWG का अर्थ वायर यूज करते हैं। कितने SWG का? 14 SWG का। ठीक, 88 यह है आपको 14 SWG। ठीक, सी यह आपको अर्थ वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की अर्थिंग देखी थी उसमें है। ठीक है, सभी लोग 89 क्वेश्चन को देखें। आपका जो 89 क्वेश्चन है वह कहता है
आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग की जाने वाली सस्ती धातु कौन सी है? तो आप लोग भी जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा यूज होने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, जिसका यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और घरेलू उपयोग में करते हैं। ठीक, हाँ, उसके बाद यदि कोई पूछता है तो उसके बाद कौन सी धातु आ जाएगी? कॉपर आ जाएगी। ठीक, जिसमें हम घर की वायरिंग वगैरह करते हैं। एल्युमिनियम उपयोग करने के 2-3 रीजन हैं। यह एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, दूसरा यह सस्ता होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम का चुनाव करते हैं। तो जो इसका आंसर है 89 का, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 90 पढ़े क्या है 90 क्वेश्चन, कोई भी एकदम। कौन धातु सर्वोत्तम चालक है पर अत्यंत कीमती है? ठीक, कौन सी धातु सर्वोत्तम चालक है, मतलब सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन क्या है? कीमती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपने पहले क्रम देखा है, ठीक है, धातुओं का चालकता के आधार पर, आपको उसी को फॉलो करना है। हम वह लिख देते हैं, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है आपका चांदी। चांदी आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? तांबा आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा? सोना आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक, यह आपको 4 स्टार्टिंग की धातु याद रखना है। इसके बाद कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ देखो वैसे ही आपको आंसर पता चल गया कि क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम चालक चांदी हो जाएगा। ठीक, और कीमती भी है, आप भी जानते हो, आभूषण वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चांदी। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक, अब यदि क्वेश्चन आ जाता है कि चांदी का यूज हम वायर वगैरह में क्यों नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह कीमती होती है, महंगी होती है। ठीक, इसलिए हम उसका यूज इसमें नहीं करते हैं। अब देखें 91 क्वेश्चन। एक गीजर में थर्मोस्टेट का ऊष्मक तत्व बना होता है। देखो हमने इसके पहले की क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि जो फ्यूज एवं स्विच है वो कहाँ लगे होते हैं? सीरीज क्रम में लगे होते हैं। ठीक, थर्मोस्टेट भी क्या करता है? एक स्विच की तरह कार्य करता है और परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने का कार्य करता है। तो वह भी फेज तार के कौन से क्रम में लगा होगा? सीरीज में लगा होगा। ठीक, इसके आंसर में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में लाइव वायर में। लाइव वायर का दूसरा नाम क्या है? फेज वायर, फेज वायर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, आप 92 देखें। केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है? हाँ, केबल ट्रे से केबल को कैसे फिक्स किया जाता है? ठीक, आप भी जानते हैं कि जो केबल ट्रे होता है, जहां से केबल जाती है, उसको केबल को फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लैंप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्लैंप का यूज करते हैं। ठीक, यह डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो 92 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लैंप। ठीक है, अब 93 देखें। तत्व बस सरिये के वायरिंग हेतु किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? देखो अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे हैं, आपने 3 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, और सभी का आंसर क्या आया है? एल्यूमिनियम आया है। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो आज के समय में इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। ठीक, चाहे तुम उसका बसबार बनाओ, चाहे तुम उसकी वायरिंग करो, चाहे तुम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करो, सभी जगह किसका यूज है? एल्यूमिनियम का। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि जो सतत बस सरिये के वायरिंग के लिए, वो कह रहे हैं कि जो बसबार होता है उसकी वायरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक, तो 93 का आंसर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, पढ़ें। ओम की इकाई है। ये तो भैया सभी लोगों को बनना चाहिए। ठीक, ओम की इकाई क्या है? बताएं कोई भी, क्या है ओम की इकाई? अरे ओम की इकाई है या
ओम इकाई है, ठीक, किस राशि की, उसका मतलब यह भी है क्वेश्चन का, ठीक, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या होगा, प्रतिरोध। आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इसमें 3 आंसर है, वो तीनों सही है। ठीक, हाँ, देखिए यदि आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है कि ओम किसकी इकाई है तो आप बताओगे सीधा प्रतिरोध की, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी की इकाई ओम ही है, चाहे वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, चाहे वह इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, सबकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। आई बात समझ में। इसलिए आज के पहले आपको यही मालूम था कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है, ठीक, लेकिन आज आपको मालूम चला है कि प्रतिरोध के साथ साथ ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई भी है, ठीक, जिसको हम XL और XL किसको बोलते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस को, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं, XC नहीं XL क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हाँ XC, उसको क्या बोलते हैं, XC, ठीक, सबकी इकाई क्या है, ओम ही है। आई बात समझ में, ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए ना होकर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आज समझ में आया कि ओम 3 राशियों की इकाई है, ठीक, हाँ। चालक का वह गुण जिसके चलते इससे धारा का प्रभाव होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक, चालक का वह गुण जिससे जिसमें जिस गुण की वजह से उसमें से धारा का प्रवाह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसी गुण जैसे अपन बोलते हैं कि भैया ये जो पदार्थ है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक, तो यह गुण क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, 95 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंडक्टेंस, ठीक है। यदि हम पूछें आपसे कि कंडक्टेंस की इकाई क्या है, क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई आपने बताई ओम होती है, ठीक, कंडक्टेंस की इकाई उसके विपरीत, ओम का उल्टा होता है महो, क्या होता है, महो, ठीक, क्या होता है, महो, MHO, जिसका देखो जिसका प्रतीक ओम का उल्टा बनता है, ठीक। अब कहीं कहीं पर आपको कंडक्टेंस की इकाई साइमन भी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, साइमन, ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह सब किसकी इकाई है, कंडक्टेंस की इकाई है। यह आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, थोड़ा इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखें। संवाहकता व्युत्क्रमानुपाती होती है, संवाहकता, संवाहकता व्युत्क्रम होती है। संवाहकता किसको बोलते हैं बताएं, संवाहकता का इंग्लिश क्या होता है, एक जैसी चीजें संवाहकता मतलब होता है कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संवाहकता बोलते हैं, ठीक। और यदि हम तुमसे पूछें विसंवाहकता मतलब क्या होता है, वो उसका भी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा उसका, रेजिस्टेंस। विसंवाहकता मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस और संवाहकता मतलब हो जाएगा कंडक्टेंस, ठीक। तो अब बताओ कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक। तो कंडक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि हमें प्रत्येक शब्द की हिंदी और इंग्लिश दोनों मालूम होना चाहिए। यदि दोनों मालूम नहीं होंगी तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। आई बात समझ में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ए 96 का, ठीक। 97 देखें सब लोग। किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमान्वित रूप से बदलता है जैसे कि उसका बदलता है। आप लोग ने प्रतिरोध के नियम पढ़े थे, ठीक। पहला क्या पढ़ा था कि जो प्रतिरोध है वह किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है,
चौड़ाई के, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है यदि हम कोई चालक पतला है और यदि हम उसका क्या कर दें, उस चालक को मोटा कर दें तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा सर मोटा करते हैं तो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। लंबाई में बढ़ता है, जब उसकी हम लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन यदि हम उसके व्यास को बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रम रूप से बदलता है जैसे उसका बदलता है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। ठीक, हम क्षेत्रफल को जितना बड़ा करते जाएंगे प्रतिरोध क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और यदि हम वायर को पतला करते जाएंगे तो वायर का प्रतिरोध क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में। ठीक, यह प्रतिरोध के नियम आप लोग याद रखो, नहीं तो एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है वो भी आप लोगों से नहीं बनने वाले हैं। आई बात समझ में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखें। जिस यंत्र से वैद्युतिक धारा का पता लगाते हैं वह है, हाँ, जिस यंत्र से विद्युत धारा का पता लगाते हैं वह कौन सा है, उनने बोला है कि पता लगाते हैं, उनने ये नहीं बोला है कि विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, और वैसे भी जो नापने वाला यंत्र तो दिया नहीं है, अमीटर, तो कौन सा हो जाएगा सर गैल्वेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा 98 का डी गैल्वेनोमीटर। डी। देखो, यदि वो आपसे पूछते कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं तो आप बताते अमीटर का। किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि निम्न मान की विद्युत धारा होती है उनको मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, वही गैल्वेनोमीटर जिसका यूज आप किसमें करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं। ठीक है, जिसमें से आप किसी अज्ञात रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली धारा को किससे नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से। वही गैल्वेनोमीटर है। आई बात समझ में। ठीक, तो जो निम्न मान की विद्युत धारा होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ आप एक चीज और ध्यान दें, उन्होंने यहाँ पर अमीटर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो जान रहे थे कि यदि अमीटर देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, सभी लोग अमीटर लगाते, इसलिए उन्होंने अमीटर ना देकर क्या दिया है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखें। श्रेणी व समांतर क्रम में डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है? हाँ, अवयवों की विशिष्ट धाराएं, वोल्टेज योगात्मक, धारा योगात्मक, शक्ति योगात्मक। अपन ने पहले भी पढ़ा है एक क्वेश्चन में कि जो पावर हमेशा होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। और धनात्मक मतलब क्या होता है, दो चीज जब जुड़ती हैं, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति हमेशा योगात्मक होती है या दो चीजों के योग से मिलकर बनती है। आई बात समझ में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा जो शक्ति है, शक्ति योगात्मक होती है। आई बात समझ में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। शक्ति हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है या योगात्मक होती है। ठीक है, अब देखें 100 नंबर क्वेश्चन। फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है। हाँ, ये तो हमें लगता है कि सबसे बन जाना चाहिए। फ्यूज तार की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है, एम्पियर। ठीक, तो फ्यूज तार की जो रेटिंग है वो हम किसमें व्यक्त करते हैं, एम्पियर में। ठीक, कि हमको भैया 5 एम्पियर का फ्यूज लगाना है कि 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, हम जो फ्यूज की रेटिंग है उसको किसमें व्यक्त करते हैं, एम्पियर में। आई बात समझ में। ठीक, तो यहाँ 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। हम आपको बता दें यह बहुत अच्छा एग्जाम पेपर था और यह गन गैरेज फैक्ट्री 2017 का पेपर है। ठीक, और इसमें जो टिक लगे हैं वह इसकी जो आंसर की दी गई थी गन गैरेज फैक्ट्री की तरफ से, उसके हिसाब से इस पे जो टिक है उनको सही माना गया है। ठीक, किसी स्टूडेंट को इसमें हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जिसमें बहुत से लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो। एक क्वेश्चन आया था, नंबर तो हमें याद नहीं है, कि जो टेप चेंजर है वह ट्रांसफार्मर की कौन सी बाइंडिंग पर लगा होता है या कौन सी साइड पर लगा होता है। ठीक, जिसमें
आपके पास क्या थी, निम्न वोल्टेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो वोल्ट, और दूसरी साइड कौन सी थी, हाई वोल्ट। ठीक, अब गन गैलेक्स फैक्ट्री वालों ने आंसर माना है लो वोल्टेज, कि जो टेप चेंजर है या टेपिंग कहां से निकाली जाती है, लो वोल्टेज से। ठीक, लेकिन आप लोग भी जानते हैं व्यवहारिक दृष्टि से यह चीज सही नहीं है। जो हमेशा टेपिंग या टेप चेंजर जो हमेशा लगा होता है वह कहां लगा होता है, हाई वोल्टेज पर लगा होता है। कहां लगा होता है, हाई वोल्टेज साइड पर क्या होता है, टेप चेंजर आपका लगा होता है। आई बात समझ में? 36 नंबर पर। ठीक, हाँ 13 6 31 36 36 36। ठीक, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गन गैलेक्स वालों ने इसको सही माना है। हाँ, ये भले हो सकता है कि इस क्वेश्चन को उन्होंने गलत कर दिया हो बाद में और इसके नंबर सभी को दे दिए हो। ठीक, लेकिन आपको इसको लेके चलना है कि जो टेप चेंजर या टेपिंग निकाली जाती है किससे निकाली जाती है, हाई वोल्टेज साइड से निकाली जाती है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड से निकालना संभव नहीं होता है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, उनमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। जैसे सिलिका जेल वाले क्वेश्चन भी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। अभी तक आपका जो वीडियो है वह चौथा पार्ट इसका आ जाएगा। ठीक, इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है।